मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे दो टॉपिक हैं, दो टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है। वेरी गुड। एक तो टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, और एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का, चाइना का। तो पहले कौन सा कर लें? पहले सिक्योरिटी से रिलेटेड कर लें। तो सुरक्षा का टॉपिक है उभरती प्रौद्योगिकियां और सुरक्षा, है ना? इसको लेकर के हमें चर्चा करनी है। आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो आपके डिफेंस को लेकर के कैसे समस्याएं क्रिएट कर सकती हैं, इनके बारे में हमें देखना है। तो टॉपिक हमारा है उभरती प्रौद्योगिकियां एवं सुरक्षा। जितने भी न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो, तो सबसे पहली बात तो आती है कि ये नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं क्या। कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है उस पूरे टॉपिक को हम फॉर्मेट कर लें, ताकि हमें ये दिखाई देने लगे कि इससे कैसा सवाल बन सकता है, किस प्रकृति का सवाल बन सकता है। तो इसको हम ऐसे फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले तो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट हो, वर्तमान में पूछने का या सवाल पर चर्चा करने का कोई प्रसंग हो, तो उस प्रसंग पर चर्चा कर ली जाए। प्रसंग हमें यह बता देता है कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक का प्रसंग है, तो हम पहले एक कॉन्टेक्स्ट देख लें। इसके बाद फिर हम देखें कि उभरती प्रौद्योगिकियां हैं क्या, राइट? अब इनको हम NEST, NEST का मतलब न्यू एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। NEST का आशय क्या है, किस तरीके से NEST आज हमारे समाज में बढ़ रही हैं, उनका नेचर क्या होता है, किस प्रकृति होती है, आज के परिप्रेक्ष्य में इनकी उपयोगिता क्या क्या है। तो फिर हम देख लेंगे NEST की उपयोगिता क्या है। विशेषकर हम डिफेंस सेक्टर में NEST की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। चौथे नंबर पर फिर हम देखेंगे कि भारत ने इस टेक्नोलॉजीज के लिए क्या क्या काम किया है, अभी क्या भारत कुछ काम कर रहा है या नहीं। तो भारत द्वारा उठाए गए कदम, ठीक। अब बात आती है कि इस सेगमेंट में हमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चुनौतियां देख लेंगे और फिर हम कुछ सुझाव। अब ऐसे जब हमने फॉर्मेट कर लिया तो पूरा का पूरा टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके का काम करना है, कैसा सवाल पूछा जाएगा, ये हमारे दिमाग में चलने लगेगा। तो सबसे पहली बात की जाए कि क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो अभी आपने देखा था कुछ दिनों पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने
इन्होंने एआई के रिलेशन में, एआई के संबंध में एक ETAI की घोषणा की थी। ETAI का मतलब होता है इवेल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले ये देखो कि ये जो उभरती टेक्नोलॉजीज हैं, ये कुछ इस प्रकार की तकनीकियां हैं जो जिनके पास मेमोरी नहीं होता है और वो मनुष्य की गतिविधियों को पढ़ने में, त्वरित निर्णय लेने में मददगार होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें कोई रिकॉर्ड या डेटा सेव करके रखा हुआ है, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज हमेशा तुरंत निर्णय लेती हैं और किसी भी दिशा को या किसी भी क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों को सहयोग करती हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि इनके पास क्विक निर्णय लेने का या अपना एक मस्तिष्क होता है। जैसे आप कहेंगे हमारे पास क्या कोई डेटा फीड है? हमारे मस्तिष्क में तो कोई डेटा फीड नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके का मशीनरी है हमारे पास जो परिस्थितियों को देख करके हम निर्णय ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार आप जाते हैं कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं तो बिल्कुल हमेशा से नई चीज है या कुछ नई तरीके की मुसीबत आ गई जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उस मुसीबत से निपटने के लिए भी हमारे दिमाग में कुछ एक्शंस होते हैं या नहीं? उसी तरीके से हमने अब एक न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है। तो इन न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी फीड नहीं है और ये हमेशा उस परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, मनुष्य को दिशा देती हैं कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। तो अभी हमने रिसेंटली इवेल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको ETAI कहा जाता है, TAI, इसको लेकर के हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक फ्रेमवर्क दिशा निर्देश जारी किए हैं और 5 सिद्धांत इस दिशा निर्देश में बताए गए हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई चीजें, कई प्रकार की NEST हैं, इन्हीं को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह सकते हैं, तमाम तरीके की स्थितियां हैं। तो जितनी भी NEST हैं या AI हैं, वो 5 सिद्धांतों के आधार पर काम करेंगे। पहला सिद्धांत होगा कि हमें विश्वसनीयता और मजबूती के साथ इनका डेवलपमेंट करना है। जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए वो विश्वसनीय हो और सुदृढ़, ठीक ढंग से वो काम कर सके। दूसरी, सुरक्षा और संरचना, अर्थात सिक्योरिटी और डिफेंस में वो कारगर हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज का हमें प्रयोग करना है। तीसरा सिद्धांत हमारा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। चौथा सिद्धांत हमारा है कि निष्पक्षता होनी चाहिए काम करने में और निजता एवं सुरक्षा पर ध्यान रखती हूं। तो इस तरीके से ये 5 सिद्धांत हमने डेवलप किया हमारे सैन्य प्रमुख अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। अब इन्हीं को ध्यान में रख करके ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। जैसे आप देखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है एक, और संविधान में एक नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य को ये निर्देश देते हैं कि वो अपनी नीतियों का निर्माण किस तरीके से बनाएगा। ऐसे जो भी NEST डेवलप किए जाएंगे वो NEST इन 5 सिद्धांतों पर डेवलप किए जाएंगे। चाहे हमें कोई भी जोखिम का मूल्यांकन करना हो, चाहे बॉर्डर एरिया में हमें सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना हो, या कोई भी काम करना है, उन सब के बारे में हमें देखना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट आप देख लिया कि आपने ETAI डेवलप किया है, जो 5 सिद्धांतों के आधार पर ETAI डेवलप होगा। अब बात आती है कि क्या है ये, किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाना चाहिए, इनका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। तो फिर आप यहां पर इसका आशय बता दीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नई उभरती प्रौद्योगिकियां कुछ इस प्रकार की प्रौद्योगिकियां होती हैं जो स्वचालित होती हैं। इनके अंदर कोई डेटा फीड नहीं होता है और परिस्थितियों के आधार पर यह निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। अब बात आती है कि इनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। यहां पर आशय और प्रकृति, 2 बातें आपको यहां बतानी होगी।
तो आशय आपने देख लिया। अब प्रकृति क्या है? ये एक प्योरली रिएक्टिव होती है। जैसे आप देखते होंगे ना कि एलेक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, NEST है, तो विशुद्ध प्रतिक्रियात्मक होती हैं। जैसे उससे आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो अगर उसे जवाब देना होगा या उसके पास उसका जवाब होगा तो वो सर्च करके और तुरंत वो जवाब को दे देगा। लेकिन अगर उसके पास जवाब नहीं है तो वो सॉरी बोल देगा। कोई ऐसा जवाब वो नहीं देगा जो कुछ अलग हो। ये आप उसकी कमी भी देख सकते हैं। जैसे व्यक्ति है तो मैंने सवाल पूछा तो हो सकता है कि आपको जवाब नहीं पता है तो आप मिलता जुलता कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कहेगा। इसके अंदर डेटास हैं जो इसके अंदर कुछ इस तरीके की प्रवृत्ति है कि वो सही को पहचानेगा। तो एक तो इसकी प्रकृति होती है कि ये विशुद्ध प्रकृति का होता है। विशुद्ध मतलब यस और नो, साथ में ये रिएक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसे नहीं पता है तो वो कुछ बोलेगा नहीं। तो विशुद्ध के साथ ये जो भी NEST है हमारी, वो प्रतिक्रियाशील होती है, रिएक्टिव। इस सिद्धांत के आधार पर यह काम करती है। तीसरी इसकी बात होती है कि इसकी मेमोरी बहुत कम होती है। जैसे हमारी भी मेमोरी बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, होती है। कई बार हम भूल जाते हैं और फिर रिकॉल करना पड़ता है कहां ये देखा था। कई बार आप लोग जब जैसे कुछ काम करते होगे ना, कोई वर्ड्स आ जाता होगा, शब्द, तो लगता होगा कि सुना सा लग रहा है कुछ, है ना। तो इसका मतलब है कि वो आपके मेमोरी में तो है लेकिन वो बहुत धूमिल स्थिति में पहुंच गया है। अब स्पष्ट नहीं है कि आपने कहां पर देखा था, क्या की स्थिति थी। तो ये NEST में जितनी भी टेक्नोलॉजीज जोड़ी गई हैं अभी तक, उनकी मेमोरी बहुत कम होती है, सीमित मेमोरी। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसमें कोई डेटा फीड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने फिक्स कर दिया। अगर फीड डेटा होता तो वो उसी तरीके के निर्णय लेता जैसा है। जैसे कैलकुलेटर है, वो डेटा फीड है, तो कैलकुलेटर क्या करेगा? 2 गुणे 2 करना है तो 4 ही बताएगा वो, ऐसा और कोई आंसर नहीं देगा जो भी आपको करना है, क्योंकि उसमें डेटास कैसे हैं, वो फीड है। यहां पर डेटा फीड नहीं है, इसलिए इनकी मेमोरी बहुत सीमित होती है। तीसरी बात होती है कि ये इस प्रकार की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य की भावनाओं को भी समझती है। मनुष्य की भावनाओं को कौन समझेगा? जो क्विक निर्णय लेना या उसको वॉच करने की स्थिति को समझता होगा। इसीलिए मन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ये जितनी टेक्नोलॉजीज आप डेवलप करेंगे वो मन के सिद्धांत पर, ये इनकी खास विशेषता है। अब मान लीजिए कि आपने बॉर्डर पर कोई सर्विलांस सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डेवलप किया और डेवलप करके उसको आपने वहां पर सेटअप बना करके और छोड़ दिया। अब वो AI ये वॉच करेगा कि आप चाहते क्या है, किस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए, किस प्रकृति का आप यहां पर काम करना चाहते हैं। तो वो, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग आपके मन की बात पहचान लेते हैं और आप कुछ कहने वाले होते हैं, उसको सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वो आपके मन के साथ जुड़ गए हैं और आपकी बातों को, जैसे आपके माता पिता, ऐसा होता है कि मम्मी आपको पहचान लेती है, आपने कहा कि आज तो मेरा ये खाने का मन है, और बाद में पूरा सेंटेंस कौन पूरा कर देता है? ऐसा लग रहा है तुम्हारा ये खाने का मन है। ऐसा होता है या नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? और कोई क्यों नहीं पहचान पाता है ऐसा, या आपका दोस्त क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी है मदर का और आपका फ्रीक्वेंसी वो बहुत मैच कर रहा है। और इसलिए मैच कर रहा है क्योंकि वो आपकी एक्टिविटीज को बचपन से देख रही है। देखते 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 उनको ये पता चल गया है कि आप क्या चाहते हैं। ऐसे ही AI डेवलप किया गया है। AI इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वो आपके मन को, इसका चौथा नेचर होता है कि ये सेल्फ अवेयर होती है, स्वजागरूक होती है।
जागरूक, मतलब कहां इसको क्या काम करना है ये उसके बारे में बता देगी। अब आप ये देखिए कि अगर ये इतनी अच्छी प्रकृति की है तो इसका मतलब है भविष्य में बहुत अच्छा काम कर सकती है। लेकिन अगर ये गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए तो भविष्य में गलत काम भी कर सकती है। जैसे एक बहुत ही स्वजन प्रकृति के माता पिता हैं, तो वो अपने बच्चे की परवरिश करेंगे तो बच्चा भी वैसा ही निकल करके आएगा। लेकिन अगर दुर्जन प्रकृति के माता पिता हैं, चोरी डकैती इन सब में लगे रहते हैं, तो उनके बच्चे की भी संभावनाएं कैसी होंगी। अब आपने मान लीजिए कि कोई चोरी करी और चोरी करके अपने मम्मी के पास गया और कहा कि साहब मैंने आज ऐसा किया है, वाह बहुत बढ़िया काम कर डाला तुमने, तो धीरे धीरे आप उनके नेचर को पहचान लेंगे और वैसा ही काम करने लगेंगे ना। इसीलिए तो हमारे समाज में क्या कहा जाता है, जैसी परवरिश होती है वैसे ही संतानें पैदा होती हैं, जैसा देश वैसी समाज वैसे ही संतानें। हम सबके सैक्रामेंट्स क्या है, क्या हम प्रकृति से लेकर के आए हैं? नहीं, ये समाज ने ही तो हमें सिखाया है ना। और जिस समाज में हम रहेंगे वैसे ही हमारी प्रकृति हो जाएगी। तो अब उसी प्रकृति के आधार पर आप निर्णय लेना शुरू कर देंगे। तो इसके नेचर में 4 बहुत महत्वपूर्ण मान्यताएं या इसके फीचर्स हैं जिन्हें देख करके ये काम करती है। अब अगर ऐसी NEST है तो इसकी उपयोगिता कैसी होगी, इसके बारे में हम चर्चा करें कि किस तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसका मतलब है कि इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ना। कहां कहां प्रयोग हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयोग हो सकता है, लेकिन आज हमें चर्चा करनी है कि डिफेंस सेक्टर में इसका प्रयोग कैसे हो सकता है। मतलब इसकी उपयोगिता हमें सुरक्षा और संरक्षा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के सेक्टर में करना है। अब मान लीजिए इसको आपने तैनात कर दिया और आपको कोई सैन्य अभियान चलाना है, तो आपको गाइड करेगा या नहीं? तो एक इसका उपयोगिता किसी भी सैन्य अभियान को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको कोई ऑपरेशन करना है, उस जगह की लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, उस जगह पर कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं, तो आप न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ये जान लेंगे। दूसरी बात, हमारे जितनी भी बॉर्डर एरिया हैं वो बड़े जटिल प्रकृति के हैं। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, डिफरेंट टाइप के हैं, जिनको हम व्यक्तिगत तौर पर से उनका अवलोकन नहीं कर पाते या पेट्रोलिंग नहीं कर पाते हैं। तो सीमा और संरचनाओं का अवलोकन करने के लिए काम आएगी या नहीं, क्योंकि ये तो कहीं भी जा सकती है। ड्रोन एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ड्रोन को आप कहीं भी भेज सकते हैं या नहीं। इसका मतलब दूसरी उपयोगिता इसकी सीमाओं के अवलोकन के लिए कर सकते हैं कि अवलोकन के लिए, आप बॉर्डर एरिया के मैनेजमेंट के लिए। अब वहां पर अगर ये तैनात है, कोई काम कर रहा है, तो ये एक इंटेलिजेंस इनपुट आपको देगा। स्मार्ट फेंसिंग हम कर रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया और कई बार हमने कई जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑटोमेटिक गन सिस्टम के साथ जोड़ दिया। अब मान लीजिए कि ऑटोमेटिक गन के साथ में आपने जोड़ दिया और डेटा फीड कर दिया कि कोई भी बॉर्डर एरिया में या जहां पर फेंसिंग लगी है वहां पर कोई भी एक्शन होता है तो आप शूट आउट कर दो। लेकिन यह भी तो संभव है कि कोई जानवर हो, है ना। अब वहां एक्शन हुआ, जानवर ने वहां पर कुछ भी हलचल किया और आपने शूट आउट कर लिया, तो वन्य जीवों की संरक्षा को लेकर के मुश्किल हो जाएगा या नहीं। तो एआई अगर प्रयोग करेगा तो वो देखेगा कि मुझे किसे शूट आउट करना है और किसे नहीं करना है। कोई व्यक्ति जो बॉर्डर एरिया में काम कर रहा है उसकी दुर्भावना है या वो कुछ काम कर रहा है ऐसे, ठीक। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये इंटेलिजेंट इनपुट देगा आपको, और जब इंटेलिजेंट इनपुट देगा तो उससे काम आप कर सकेंगे। इसके बाद तीसरा काम यह होगा कि बहुत जगह जगहों पर हमारी मिलिट्री तैनात है, सेना तैनात है। सियाचिन ग्लेशियर है, कई बार सर्दियों में होता है कि सियाचिन ग्लेशियर में हमारे सैनिक हैं और रसद पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो अब हम ड्रोन सिस्टम से वो फंस गए हैं। ढूंढना है हमें हमारे सैनिकों को। रसद पहुंचाने में मदद करेगा या नहीं करेगा? रसद आपूर्ति में ये मदद करेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि सैनिक हमारे खो जाते हैं, तो सैनिकों को ढूंढने में मदद करेगा, है ना? सैनिकों को ढूंढने में मदद करेगा। एक अच्छी स्थिति यहां पर यह आएगी। इसके बाद हम एआई के माध्यम से वास्तविक समय सीमा का भी निर्धारण कर सकते हैं। जैसे आप देखो, आपको शूट करना है किसी को, आपने कोई लॉन्च किया और पता चला कि अभी वो वहां पर फ्लाइट कर रहा है और हम जब शूट करेंगे तो वो कहां तक पहुंचेगा, इसका अंदाजा टाइम का लगाना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो समय का सही अंदाजा लगाना कि किस समय पर क्या काम किया जाए, एआई के माध्यम से समयबद्ध स्थितियों को हम पैदा कर सकेंगे। टाइम बॉन्डेड एक्शन लेना हमारे लिए मजबूत हो जाएगा। रियल टाइम इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है, आरटीई। तो आरटी के लिए बहुत मजबूत है। इसके बाद आपको प्रशिक्षण देना है, ऑपरेशन चलाना है, कोई भी काम करना, बहुत तमाम तरीके की स्थितियां हैं। अपनी अटैकिंग पावर्स को, आक्रामक और सुरक्षात्मक क्षमता को बढ़ाना है। आक्रामक और सुरक्षात्मक क्षमता को बढ़ाना है, तो ये आपको काम करेगा। ऐसे कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि आज न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। अब अगर इतनी महत्वपूर्ण स्थिति है इसकी, तो हमने कौन कौन से कदम उठाए हैं, फिर हम यहां पर देख लें कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ष 2018 में नटराज शेखरन की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया था। 2018 में एक टास्क फोर्स, इसके ये नटराज शेखरन, इनकी अध्यक्षता में बनाया गया। ये टास्क फोर्स सरकार को इनपुट देता है इन सभी के बातों में कि क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन से स्टार्टअप्स की हमें आवश्यकता है, किस प्रकार के हथियारों की हमें आवश्यकता है, कौन सा सर्विलांस सिस्टम हमारा होना चाहिए, उन सब के बारे में बताएगा। दूसरा, हमने डीआरडीओ में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। हमने डीआरडीओ के नेतृत्व में बहुत सारी प्रयोगशालाएं गठित की जा रही हैं। तो आप दूसरा कह सकते हैं कि डीआरडीओ के नेतृत्व में प्रयोगशालाओं का गठन का निर्माण किया जा रहा है। तो एक स्थिति यह बनी। इसके बाद अब जब हम काम करने लगे तो हमें लगा कि एनईएसटी के डेवलपमेंट के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाएं। तो भारत सरकार ने अब अपने आप को संस्थात्मक स्थिति में, संस्थात्मक विकास की तरफ आगे बढ़ाया है। इस संस्थात्मक विकास में हमने 3 संस्थाएं अभी डेवलप कर ली हैं। जैसे एक है डीएआईसी। डीएआईसी मतलब डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल, ये बनाई गई है। वो काउंसिल ये देखेगी कि हमें किस किस तरीके से काम करना है। तो एक हमारी डीएआईसी ये संस्था काम कर रही है। ये 2019 में इस संस्था का गठन किया गया। इसके बाद डीएआईपीए बनाया है, जिसको डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी कहा जाता है। डीएआईपीए एक ये है। ये भी संस्था डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी, किस तरीके से कहां कहां में कौन सा प्रोजेक्ट करना है। इसके बाद केयर है, CAIR। केयर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सेंटर, वो बनाए। तो 3 एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। तो ये बहुत सारे कदम भारत सरकार ने अपनाए। और अभी रिसेंटली आपने कॉन्टेक्स्ट में देखा
कि हमने इसी क्षेत्र को लेकर के एक ETAI, तो ये भी आप एक एस्टैब्लिशमेंट देख सकते हैं कि एक कदम हमने और यहां पर बढ़ाया। अब भारत की रक्षा रणनीति में जो भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, देखिए जब भी डिफेंस किया जाता है या डिफेंस सेगमेंट में हम काम करते हैं तो 3 स्टेप होते हैं। पहले तो आपने डिफेंस के लिए पॉलिसी बनाई कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उस पॉलिसी के आधार पर फिर आपने एक डिप्लोमेसी तैयार करी। डिप्लोमेसी में क्या होता है कि हम पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, उनकी पॉलिसीज क्या हैं, उनकी रणनीतियां क्या हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर हम अपने आप को अपडेट करते हैं। मतलब अब इन सभी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी रणनीति को चेंज कर दिया है, रणनीति को, और उस रणनीति में हमने AI को शामिल कर लिया। मतलब पॉलिसी मेकिंग, डिप्लोमेसी प्लस AI। अब हम अपने पॉलिसी मेकिंग और डिप्लोमेसी को चलाने में AI की भूमिका को लेंगे। पहले आप देखते होंगे कि भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत वो हथियार खरीद रहा है, लेकिन आजकल हम फोकस किस पर कर रहे हैं कि किस प्रकार की इंटेलिजेंस हम कर सकते हैं, क्योंकि समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, वो निरंतर बदल रही हैं। अब चुनौतियां घुसपैठ है, आतंकवाद है, तस्करी है, तमाम तरीके की आ रही हैं, जहां पर आपके मजबूत या ब्रह्मोस मिसाइल या आपका S-400 काम नहीं करेगा। यहां काम कौन करेगा? AI काम करेगा, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज काम करेंगे, है ना। तो AI को अब हमने अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी का पार्ट बना लिया है। कोई भी काम करेंगे हम AI को ध्यान में रख करके काम करेंगे। तो एक तो यह है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि GPAI है, ये जून 2020 को 15 देशों ने इसमें एक्सेप्ट किया था। GPAI ये जितना भी इंटेलिजेंस सिस्टम होता है उन सब के बारे में काम करता है। प्लस GPAI में अब आज के देश में 15 देशों ने शुरू किया, आज के परिप्रेक्ष्य में 25 देश हो गए हैं, उसका धीरे धीरे देश बढ़ते रहा है। नवंबर 2022 को भारत भी GPAI का सदस्य बन गया, जो दुनिया के देशों के साथ मिलकर के इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करेगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत करेगा। तो एक स्थिति तो हो गई आप ये कि हमने ये काम किया है। अब बात आई कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं। कोई भी प्रश्न जब आप लिखेंगे तो क्रिटिकल एग्जामिन का भी क्वेश्चन आएगा। आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो कैसा सवाल पूछ रहा है, किस तरीके से काम करेगा। अगर वो AI से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है तो कॉन्टेक्स्ट भी क्या है, AI क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। तो अब बात आई कि चुनौतियां क्या हैं, AI के रिलेशंस में चुनौतियां क्या है। तो यहां सोचिए आप, सबसे पहली चुनौती तो यह है कि अभी तक, क्योंकि AI बहुत पुराना वेंचर तो है नहीं, पुराना इन्वेंशन नहीं है, तो अभी ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है, क्लियरिटी की कमी है, इसमें बहुत अस्पष्टता है, और आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं शत्रुओं से, तमाम तरीके के व्यवधान हैं। तो क्या आप AI पर पूरा विश्वास कर सकते हैं? तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि AI या NEST अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता है, कहां काम करेगी, कहां काम नहीं करेगी। पता चला आपने AI के भरोसे में रख दिया सारी चीजें और AI का सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ हो गया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मॉरल वैल्यू का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉर्डर एरिया में कौन सा जानवर है या क्या है, कहां हमें काम करना चाहिए। तो AI क्या पूरी तरीके से नैतिक हो पाया है? नहीं। तो एक स्थिति यहां पर अभी भी यह है कि इसमें लैक ऑफ मॉरलिटी है, नैतिकता की कमी।
ठीक है ना। धीरे 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 नैतिकता बढ़ेगी। नैतिकता के कोई मानक अभी तक इसने बनाए नहीं है। और एक और है कि अगर ये नैतिकता के मानक बना भी रहा है, क्योंकि हमारे देश में अभी कम डेवलपमेंट हुआ, तो वेस्टर्न्स अपने मॉरल वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। अब वेस्टर्न मॉरल वैल्यूज और हमारे मॉरल वैल्यू में डिफरेंस है या नहीं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाएगी। इसके बाद एआई भी तो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है, और आजकल साइबर खतरे बहुत समस्या है। तो एआई को अगर किसी ने हैक कर लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी या नहीं। हैकिंग, जैसे वो आपने एक फिल्म आई थी रोबोट, देखा था। अब वहां पर हैक कर लिया, सिस्टम को हैक कर लिया तो उल्टा पड़ गया उसको। तो एक साइबर या हैकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हैक कर लिया गया तो जो चीज आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं वो आपके विपक्ष में हो जाएगा। पता चला इंफॉर्मेशन आपको चाइना से कलेक्ट करना है, अब आपकी इंफॉर्मेशन वो चाइना को देना शुरू कर देता है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये आएगी। इसके बाद अभी डीआरडीओ इसके संबंध में ज्यादा कुछ कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को उतना हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। ऐसी स्थिति में फंडिंग की प्रॉब्लम है, वित्तीय समस्या एक है। इसको डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक अच्छे वित्त की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। निजी कंपनियों की इच्छा शक्ति में कमी है। जिससे वित्तीय समस्या आती है, वित्तीयन की समस्या एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम एआई को डेवलप भी कर लेते हैं तो क्या हमारी सेना ऑपरेशनल तौर पर इसका प्रयोग कर पाएगी। अभी तक तो हमने ट्रेनिंग दी नहीं, तो इसके लिए आपको एक नई विंग बनानी पड़ेगी जो इसका ठीक ढंग से, जिसमें एआई से जुड़े हुए इंजीनियर्स होने चाहिए, और ऐसे इंजीनियर्स की कमी अभी सेना में है। तो ऑपरेशनल या क्रियात्मकता की समस्या है, की जटिलता, इनका प्रयोग कैसे किया जाए, किस तरीके से काम यहां पर किया जाए। तो ये सब कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों से हम निपट रहे हैं। तो क्या किया जाना चाहिए फिर, इन चुनौतियों से कैसे दूर किया जाए, उसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको आंसर लिखने में। बताइए कुछ, किस तरीके से काम किया जाए। हाँ, लेकिन उसमें वक्त लगेगा ना, लेकिन ऐसा हमें शुरू करना ही पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया आपका सुझाव है। दिया जाए, जो सुरक्षा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर में या विश्वसनीय कमी है, उनको भी हमें काम करना चाहिए, लाना चाहिए। और इसका मतलब अगर हम ऐसे मोटा मोटी देखें कि एआई के क्षेत्र में हमें अगर आगे बढ़ना है, विशेषकर डिफेंस सेक्टर में, तो हमें डिफेंस एजुकेशन सिस्टम में एआई को शामिल करना चाहिए, राइट। अब अगर आप सुझाव लिखें तो एक क्रमबद्ध तरीके से हमारे पास होना चाहिए। अगर हम सुझाव दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रशिक्षण व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। अब प्रशिक्षण व्यवस्था को अगर आपको ठीक करना है तो आप एक दृष्टि पत्र तैयार करें, है ना, कि क्या क्या आप पढ़ाना है। जैसे अभी तक हम अपने पाठ्यक्रम में जो जो चीजें शामिल कर रहे हैं उसमें एआई नहीं रहा है, तो आप अपना एक विजन डॉक्यूमेंट्स जारी करें। विजन डॉक्यूमेंट्स में यह बताएं कि हमें किस स्तर पर अब एआई को शामिल करना है। दूसरी बात कि एआई के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से अगर हम एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कर देंगे, जैसे आप देखो ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है। शुरू शुरू में जब स्मार्टफोन आया तो बहुत सारे लोगों को चलाने में बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सब चला रहे हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन स्मार्टफोन का भरपूर मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया। अब यूपीआई पेमेंट करना है तो कोई भी यूपीआई पेमेंट कर रहा है ना? पहले शुरुआती दौर में बड़ा, अरे नहीं साहब हम तो कैश पेमेंट ही करेंगे, हमें बड़ी समस्या होगी, गूगल और ये सब क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके लिए अगर हम एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएं तो लोगों के अंदर समझ भी बढ़ेगी और सभी लोग इसका प्रयोग करना सीखेंगे। डिफेंस सेक्टर में भी हमें काम करना चाहिए। तीसरी बात, चूंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हमें ऐसे देशों से जो हमारी सुरक्षा के संबंध में ध्यान रखते हैं उनसे सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है ना? तीसरी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अब अंतरराष्ट्रीय सहयोग किन देशों से बढ़ाया जाए? जो आपकी नीतियों के अनुकूल हैं, आपकी सुरक्षा को वो ध्यान में रखते हैं। जैसे आप आज के परिप्रेक्ष्य में चाइना के साथ तो नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान के साथ तो नहीं बनाएंगे कि उसे आप अपने एआई इन्वॉल्वमेंट में शामिल कर लें। अब आप यूएस को शामिल कर सकते हैं, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, रूस है, इन सबको आप शामिल करें तो एक अच्छा सहयोग आपको प्राप्त हो सकेगा। चौथी बात है कि हमें एक सिविलियन इनोवेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। ऐसा होता है ना कि कॉमन पीपुल के अंदर भी नवाचार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसे भारत एआई आधारित स्टार्टअप शुरू करे, न्यू स्टार्टअप्स अगर आएंगे जो एआई बेस्ड होंगे तो कॉमन पीपल्स एआई के बारे में जानेगा। तो एक तरफ आपने डिफेंस सेक्टर में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक एनवायरनमेंट आपको नागरिक स्तर पर भी करना चाहिए। नागरिक स्तर पर अगर आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो लोगों के अवेयरनेस और चाहत बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अभी हम सीवर लाइन की सफाई करते हैं और सीवर में व्यक्ति उतर करके उसकी सफाई करता है, तो कई बार आपने सुना होगा कि उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस सीवर लाइन में तमाम तरीके के गैसेस होते हैं और गंदगी होती है, तो उससे उसका दम घुट सकता है, उसे हार्म हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे कई केसेस आपने सुने हो। लेकिन अगर हम कॉमन पीपुल्स के अंदर अवेयर करें कि एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक आर्टिफिशियल सेगमेंट का डेवलप होना चाहिए जो सीवर लाइन में जाकर के सफाई कर सके, और ऐसा हुआ भी है, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं? या मान लीजिए शहर की सफाई, अब एक नया इन्वेंशन मैं बताऊं कि हर साल इन दिनों हमें अपने एनवायरनमेंट को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन फैल जाता है। तो अगर पूरे आईआईटीएन से या दुनिया भर के जितने भी इंजीनियर्स बढ़िया हैं, तो सोचें कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स बनाया जाए, कोई ऐसा एआई डेवलपमेंट कर लिया जाए जो डस्ट पार्टिकल्स को वो दूसरी दिशा में वो कर दे कि उनका हार्म्स को कैसे कम कर सकता है। तो एक बड़ा इंजीनियरिंग का एक स्कोप है या नहीं है? तो हम इस पर कब काम करेंगे? हम एक सिविल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करें। पारिस्थितिकी तंत्र, कॉमन पीपुल्स इससे अवेयर होगा और नए नए स्टार्टअप्स बनेंगे, नए नए प्रशिक्षण तंत्र शुरू होंगे, तो काम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सरकार को इस क्षेत्र में और भी काम करना चाहिए, जैसे लाइसेंस सिस्टम। एआई को प्रूफ करने के लिए आपके पास लाइसेंस सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए जो एग्जामिन करके और सही दिशा में काम कर सके। इसका मतलब है कि विनियामक तंत्र को भी हमें मजबूत करना चाहिए ना, रेगुलेटरी सिस्टम्स को, विनियामक तंत्र में मॉडिफिकेशन करना चाहिए। मॉडिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं उपांतरण या सुधार।
अगर आप ये सारे काम कर लेते हो तो आपका एआई सिस्टम्स सही दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ठीक, तो एक आपका टॉपिक ये हुआ। अब कोई सवाल अगर बनता है आपसे एआई से रिलेटेड, जैसे एक सवाल आप लिख लो, नई उभरती प्रौद्योगिकियों ने सुरक्षा और संरक्षा को एक नई दिशा प्रदान की है, एक नई दिशा प्रदान की है। अतः इस क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विश्लेषण करते हुए आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए तथा सुझाव दीजिए कि किस प्रकार भारत नौ उभरती प्रौद्योगिकियों को रक्षा क्षेत्र में कारगर बना सकता है। ठीक, अब इस तरीके का जैसे सवाल आता है तो यहां पर ये क्या है, किस तरीके का हमने काम किया है, कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या सुझाव, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी वहां पर। क्लियर? फैक्ट के तौर पर आपको कितने याद रखने हैं, जैसे आप कॉन्टेक्स्ट है हमारा ETAI। अच्छा, इसको लेकर के भी एक प्रश्न बन सकता है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है। फैक्ट के तौर पर आपके पास बहुत कम, जैसे ये काम हमने किया है और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। हमारा AI 4 सिद्धांतों पर आधारित है। ये 4 सिद्धांत क्या है? रिएक्टिव होता है, सीमित मेमोरी है, मन के सिद्धांत पर आधारित होता है, सेल्फ अवेयर होता है। कितना आसान सा सवाल बन जाएगा, हो जाएगा ना? चलिए, तो अब आइए हम एक और आज के दूसरे, हाँ जी बोलो। रिएक्टिव, जैसे आपने कोई सवाल पूछा और मैंने तुरंत जवाब दे दिया, तो जितना अधिक रिएक्टिव होगा उतना ही निर्णय लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। तो व्यक्ति की बजाय NEST ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो तुरंत काम करेगा। अब मान लीजिए कि कहीं पर कोई ऑपरेशन चलाना है, परिस्थितियां परिवर्तित हुई तो तुरंत रिएक्शन लेगा, और व्यक्ति क्या होता है, उसकी सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम नहीं लगेगा इसको। इसीलिए विश्व और शुद्ध जो भी है वो सही तरीका क्या होगा। जैसे आजकल स्मार्ट गाड़ियां आ रही हैं, अब स्मार्ट गाड़ियों में ऐसा भी हो रहा है कि वो जा रही है और अचानक कोई बाधा उत्पन्न हो गई तो अपने आप को ब्रेक कर लेती है, या ड्राइवर को नींद आ गई तो गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। वो पहचान लेती है ना कि अरे आपको नींद आ रही है और आप अलर्ट हो जाओ, या आपकी गाड़ी बहकने लगी तो वो पहचान लेती। इससे क्या होगा, ये रिएक्शन ही तो है ना गाड़ी का। तो कौन कितना रिएक्टिव है? मनुष्यों में भी आपने देखा होगा, कुछ लोग क्विक रिएक्टिव होते हैं लेकिन गलत होते हैं कि नहीं? जवाब देते तो तुरंत हैं, लेकिन जवाब में सच्चाई कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, वो बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं रिएक्टिव होते हैं लेकिन बहुत मतलब स्लो होते हैं। पता चला आपने अभी प्रश्न पूछा और 1 घंटे बाद जवाब दिया, तो उसका अपना पूरा दिमाग घुमा रहा होता है कि कहां कहां क्या करना है। वो भी ठीक नहीं है। पता चला साहब समय निकल गया, जवाब बाद में आया। तो कुछ कैसे होते हैं,
क्विक रिएक्टिव होते हैं और शुद्ध होते हैं। सबसे ज्यादा सफल कौन है? जितना तेज रिएक्टिव होंगे और जितना सच्चे रिएक्ट। इसलिए मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, विशुद्ध प्रतिक्रियाशील। आप रिएक्टिव कैसे हो? यस तो यस, नो तो नो, ठीक है ना? तो ये स्थिति होनी चाहिए। स्मार्ट फेंसिंग में आप तारबंदी भी करते हैं, लेकिन उस तारबंदी के साथ साथ आपके पास स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है? पेट्रोलिंग मूवेबल होती है, जैसे हमारे सैनिक वो कर रहे हैं गश्ती, पेट्रोलिंग मतलब गश्ती। तो सैनिक हमारे घूम रहे होते हैं ना, जागते रहो जागते रहो, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पेट्रोलिंग करते हैं, वो मूवेबल होता है। और फेंसिंग में आप एक एस्टैब्लिश इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत कर देते हैं वहां पर, ठीक? हैकिंग मतलब जैसे आपका सिस्टम है, किसी और ने हैक कर लिया उसको, तो गाइड करना वो शुरू कर देगा। समाधान यह है कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत होना चाहिए सिस्टम को। जैसे आप अपने फोन में लॉक वॉक लगा के रखते हैं ना, क्यों लगा के रखते हैं? सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करना है, अदरवाइज दूसरा आपके फोन का प्रयोग कर लेगा। तो दूसरा प्रयोग ना कर सके इसके लिए आपने सुरक्षा तंत्र लगाया। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका फोन आपके पास ही है, लेकिन हैक करके दूसरा प्रयोग कर लेता है, तो उसको आपको इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत होना चाहिए ना उसका। ऐसा ही एआई है, एआई भी तो एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसको भी हैक कर सकता है। आपने इसका प्रयोग किया और चाइना ने हैक कर लिया, तो सारी गतिविधियां समस्याग्रस्त हो जाएंगी फिर आपको, ठीक? और कोई सवाल? ठीक, हाँ ऐसे लिख दो बस, होगा। हाँ हाँ हाँ, देखो प्रश्न का नेचर और प्रश्न के वर्ड्स कितने हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना एक्सप्लेन करना है। इसलिए मैं जो आपको बताता हूं ना वो बुलजाई। अब इसको आप 150 शब्द में भी लिख सकते हो, इसको आप 250 शब्द में भी लिख सकते हो। 150 शब्द में लिखना है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को सिंक्रोनाइज कर दो बिल्कुल कि क्या है। अब एक एक पॉइंट्स को, जैसे मान लीजिए आशय है, तो एक छोटी सी परिभाषा आपने देखी और उसी में प्रकृति बता दी, ठीक? ये आपने इन सभी शब्दों को 20-25 शब्दों में लिख दिया, हो गया काम। तो ये सब छोटा, जैसे छोटा सवाल आप लिख सकते हो और इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। जैसे मान लीजिए कि हमने टास्क फोर्स गठन कर दिया, तो अब छोटा शब्द है तो आप सिर्फ नाम लिखोगे 2018 में हमने टास्क फोर्स का गठन किया इस काम को लेने के। लेकिन अगर वो 250 शब्द का है तो टास्क फोर्स के बारे में एक लाइन दिखा, ये है, ये काम करता है। क्लियर? प्रश्न में रहेगा इतनी ही चीजें, उन्हीं को थोड़ा ऊपर थोड़ा कम करना होगा आपको। क्लियर? तो दूसरे सवाल पर हम लोग पहुंचते हैं।